नमस्कार, आपका स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में। और आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ? तो मैं हूँ इस चैनल का सूत्रधार और आपका दोस्त देवव्रत मजुमदार। द नन ऑफ मेथोडिस्ट चर्च ऑफ भीमजौरी का 8वां एपिसोड। प्रदीप और महेश मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे देखते ही प्रदीप ने पूछा, सर आप कहाँ थे? हम आपका इंतजार साइट पर कर रहे थे। मैंने उन्हें मुरुम मिलने की बात बताई और बोला, चलो शाम हो गई है, हमें खाना खा लेना चाहिए। मैं नहा कर आता हूं, तब तक तुम दोनों ढाबे पर जाकर ऑर्डर दो। मैं नहाकर अपने कमरे में आया और तैयार हो रहा था कि मुझे याद आया, कमरे में कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि कोई कमरे में कुछ तलाश कर रहा था। मैं सारा कैश अपने साथ ही रख लिया और कमरे से बाहर आके अपनी गाड़ी की तरफ आ गया। गाड़ी के पास पहुंचकर मैं कुछ देर गाड़ी के अंदर ही रहा और फिर गाड़ी न लेते हुए मैं गाड़ी के बाहर आ गया। न चाहते हुए भी मैं फिर एक बार हॉस्टल के पीछे गया और वहां कुछ तलाशने लगा। कुछ देर तलाशने के बाद जब मुझे वो चीज नहीं मिली, मैं वहां से ढाबे की तरफ चला आया। ढाबे पर आज ज्यादा बात नहीं की हमने और खाना खा के चर्च के हॉस्टल में आ गए। हॉस्टल के अपने नियम और कायदे थे। जैसे हॉस्टल में सभी बच्चे रात 8 बजे तक सो जाते थे। 8 बजे के बाद जोर से नहीं बात कर सकते थे। बाहर का खाना हॉस्टल में नहीं ला सकते थे। सिगरेट और शराब नहीं पी सकते थे और कई नियम थे। इसलिए हम हॉस्टल पहुंचकर सीधे सोने चले जाते थे। मैं अपने कमरे का दरवाजा बंद कर पलंग पर लेटते ही सो गया। समय का तो पता नहीं, पर रात को अचानक मेरी नींद खुली तो पाया वो दरवाजा जो कि बंद था और जिसका होना सिर्फ एक सजावट की तरह था, वो खुला हुआ था। मैं बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहा था, पर मेरा शरीर जैसे अकड़ गया था। मेरी आंखें खुली थीं, मैं देख पा रहा था, पर मैं अपना सर हिला नहीं पा रहा था। मैंने देखा कि दरवाजे से कोई अंदर आया और वो मेरे कमरे के दूसरे दरवाजे से हॉस्टल के अंदर चला गया। उसके बाद कई सारे लोग उसी दरवाजे से अंदर आए और दूसरे दरवाजे से हॉस्टल के अंदर चले गए। मैं बिस्तर पर लेटा, ये देखता रहा। फिर कुछ देर बाद कई सारे नन बाहर वाले दरवाजे से निकल गए और एक नन दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। मैंने अब अपनी पूरी शक्ति लगा दी बिस्तर से उठने के लिए और कुछ देर कोशिश करने के बाद मैं अपना हाथ हिला पाया। फिर धीरे धीरे मैं अपना पूरा शरीर हिलाने में सक्षम हुआ। मैं बिस्तर से उठकर उस दरवाजे की तरफ गया और पाया कि दरवाजे पर कोई चैन नहीं थी। वो दरवाजा बाहर से बंद था, क्योंकि मैं उस दरवाजे को खोल नहीं पाया। मैं खिड़की से बाहर देखा कि कुछ दूर पर झाड़ियों की आड़ में एक ट्रैक्टर, जिसके साथ ट्राली बंधी थी, में से कुछ नन बोरियां उतार रहे थे। जब पूरा ट्राली खाली हो गई, तब सारे नन 2-2 बोरियों को कंधे पर लेकर दरवाजे की तरफ आने लगे। उनको आता देखकर मैं जल्दी से बिस्तर पर लेट गया और आंखें खुली ही रखी। वो नन दरवाजे को खोलकर अंदर आए और सीधे हॉस्टल के भीतर चले गए। उन नन के अंदर आते ही एक तेज महक या किसी को बदबू लग सकती थी आई। उस महक से मुझे समझने में देर नहीं लगी कि उन बोरियों में क्या था। वो महक सिर्फ मेरी तरह नसेरी गंजेरी ही समझ सकते थे। मैं उन नन को अंदर बाहर आते जाते, बोरियां लाते देखता रहा। मैं एक पल को भी हिला नहीं। कुछ घंटे भर ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक नन मेरे पास आई और उसने एक इंजेक्शन मेरे हाथ में लगा दिया। मेरा शरीर फिर से भारी हो गया और धीरे धीरे मैं अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था। वो नन अब बाहर चले गए थे। बस एक नन मेरे कमरे में थी। दरवाजा बाहर से बंद होते ही वो नन अंदर से चैन को दरवाजे पर लगा दी। फिर खिड़की से बाहर देखा और मेरे पास आके खड़ी हो गई। उसने एक जोरदार पंच मेरे नाक पर दे मारा। मेरे नाक से खून निकल गया, पर मैं अपना चेहरा हिला नहीं पाया और न ही हाथ हिला पाया। सिर्फ मेरी आंखों से आंसू निकल गए। उस नन ने फिर एक पंच मेरे चेहरे पर मारा। मैं दर्द से अंदर ही अंदर तरफ उठा। चाहकर भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। वो नन मेरे कमरे में रखी मेज पर से मेरी सिगरेट का पैकेट उठाया और साथ में लाइटर भी उठा के मेरे जख्मों पर कुछ पानी जैसा स्प्रे कर कमरे से बाहर चली गई। मैं दर्द के कारण या तो बेहोश हो गया था या मेरी आंखें बंद हो गई थीं। सूरज की किरणों ने मुझे जगाया और मैं बिस्तर से उठकर सीधे प्रदीप और महेश के कमरे में गया, जहां वो दोनों तैयार हो रहे थे। मुझे देखते ही प्रदीप पूछा, भैया आप कहाँ गए थे रात को और किसने आपको मारा है? आपकी नाक और मुंह टूट और फट गया है। मैंने कहा, मैं नहीं गया था, रात को जंगल मेरे पास आया था। प्रदीप बोला, भैया चलिए मुंह धो लीजिए, आपके चेहरे पर खून लगा है। मैं अपना चेहरा धोकर वापस प्रदीप के कमरे में आया और प्रदीप ने बोला,
भैया अब खून धूल गया है, पर आपको गहरी चोट लगी है। कैसे हुआ ये सब? मैंने दोनों से पूछा, क्या तुम दोनों ने रात को कुछ नहीं सुना? मैंने कहा, कोई बात नहीं, अब चलो हम नाश्ता कर लेते हैं और साइट पर काम शुरू करना है। नाश्ता करने के बाद हम साइट की तरफ जाने लगे कि मैंने बोला, चलो तुम लोग किसी ट्रैक्टर से साइट पर जाओ, मैं आता हूं हॉस्पिटल से दवा और पट्टी करवा के। दोनों साइट पर चले गए और मैं अपनी वाहन लेकर मलाज खंड आ गया और कॉपर क्लब में उस दुकान पर आया जहां मैं दादा से पहली शाम मिला था। दादा सवेरे उनकी दुकान में सामान सजा रहे थे। मैं अपनी कार से उतरकर उनके दुकान के सामने गया और उनसे एक सफेद परी लेकर सुलगाया और पूछा, दादा कैसे हैं? क्या आपके पास कोई घर की जानकारी है जो कि किराए पर मिले? दादा ने पूछा, किसके लिए चाहिए? मैंने कहा, दादा मेरे लिए। घर में एक बेडरूम और रसोई हो तो भी चलेगा। दादा ने कहा, उनके दुकान में एक साहब आते हैं जो कि उनके घर में एक कमरा किराए पर देना चाहते हैं और वो साहब कुछ देर में ही आते होंगे। मैं दुकान में ही उनका इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद एक साहब दुकान में आए और उन्होंने एक ब्रेड का पैकेट और 6 अंडे खरीदे। तभी दुकान के मालिक दादा ने मुझे आवाज दी और उन साहब से मिलाया। मैंने उन साहब को नमस्कार किया और बोला, सर मैं रुद्रनाथ मुखर्जी हूं और एक कमरा किराए पर लेना चाहता हूं। वो साहब ने कहा, हाँ बेटा, मैं जोगिंदर गरेवाल हूं। तुम क्या करते हो? क्या तुम कॉपर लिमिटेड में जॉब करते हो? मैंने कहा, नहीं सर, मैं एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूं और यहां रोड निर्माण के कार्य से आया हूं। उन्होंने कहा, ठीक है, क्या तुम कमरा देखना चाहते हो? मैं राजी हो गया और उनके साथ उनके घर चला आया। उनका घर कोपर क्लब से कुछ कदम पर ही था। उन्होंने घर का दरवाजा खुद ही खोला और घर के अंदर आने का बोलकर डाइनिंग टेबल पर ब्रेड और अंडे रखते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें कमरा दिखाता हूं। हम दोनों एक कमरे में आए जहां एक पलंग था और एक अलमारी के साथ लगा आईना था। वहां एक डेस्कटॉप कंप्यूटर भी था। कमरे में कूलर लगा था। देखने में कमरा सुसज्जित लग रहा था। अंकल यानी कि गरेवाल साहब ने पूछा, कमरा कैसा लगा? ठीक है ना? मैंने कहा, अंकल कमरा बहुत अच्छा है, पर टॉयलेट कहाँ है? उन्होंने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने सभी कमरों में अटैच टॉयलेट बनाया है, चाहे तो टॉयलेट भी देख लो। मैंने कहा, नहीं अंकल, कमरा इतना सुंदर है तो टॉयलेट भी सुंदर होगा। मैंने उनसे पूछा कि कमरे का किराया कितना रखा है आपने? अंकल ने उत्तर दिया, किराया का क्या है, वैसे मैंने कमरे का किराया 800 रुपये महीना रखा है, जिसमें बिजली का बिल भी साथ में है। अलग से बिजली का बिल नहीं देना होगा। तुम्हें 800 रुपये ज्यादा तो नहीं लग रहा है ना? मैंने कहा, नहीं अंकल, बिल्कुल ठीक है। और डिपॉजिट कितना देना होगा? उन्होंने कहा, डिपॉजिट नहीं लगेगा, ये मलाज खंड है, मुंबई नहीं, यहां भरोसे पर सब चलता है। तुम बस किराया एडवांस में देना, इतना ही काफी है। मैंने अंकल को 100 के 8 एकदम नए नोट दिए और बोला, धन्यवाद अंकल, क्या मैं आज से ही यहां रह सकता हूं? अंकल ने कहा, क्यों नहीं, पर एक शर्त है मेरे साथ, मेरे दोस्त कहो या मेरे बेटे की तरह रहना होगा। मैंने कहा, बिल्कुल अंकल, आप निश्चिंत रहिए, मैं भी यहां अकेला हूं। आपके साथ मुझे भी एक पिता का साथ और प्यार मिल जाएगा। चलता हूं अंकल, शाम को मिलता हूं। और मैं उनसे विदा लेकर घर से बाहर निकल ही रहा था कि मेरी नजर ड्राइंग रूम की दीवार पर गई, जहां एक आंटी एक जवान लड़के की ओर एक सुंदर लड़की की फोटो दिखी जिन पर फूलों की माला लगी थी। मेरा मन किया कि अंकल से पूछूं क्या हुआ था उनके परिवार को, उनके जवान लड़के और लड़की को, कैसे उनकी मौत हुई थी। पर यह समय ठीक नहीं था। मैं अंकल से कुछ देर पहले ही मिला था और बस इतने से समय की मुलाकात में मैं उनकी दुखते जख्मों को कुरेदना नहीं चाहता था। इसलिए मैं बिना कुछ पूछे ही उनके घर से निकल गया और कॉपर क्लब में आकर दुकान के दादा को थैंक यू बोला और कार लेकर भीमजोरी की तरफ चला आया। रस्ते में मैं आज रात की घटना को सोचकर गुस्सा हो रहा था कि कैसे मैं उस नन से यानी कि उस तस्कर से बदला लूंगा। अपने चेहरे पर किए हुए उसके घाव का, अरे उस तस्कर को मारना ही था तो मेरे पेट पर मारता, उसे कट लगाने थे तो हाथ पर कट मारता, पर मेरे चेहरे पर क्यों? मेरा चेहरा जो कि कई दिलों की धड़कन बन चुकी है, अब मैं इस चेहरे को कैसे दिखाऊंगा उनको? ये सोचता हुआ मैं भीमजोरी के अस्पताल पहुंच गया और डॉक्टर मेबल से मिलने के लिए इंतजार करने लगा। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लग रही हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।